गुड मॉर्निंग बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे इज द 20th जून 2020। मैं कक्षा 7वीं में संकलित पाठ मिठाई वाला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप समझें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने का कष्ट करें, ताकि और नए नए वीडियो के साथ, सुधार के साथ, सजेशन के साथ मैं आपको प्रस्तुत कर सकूं, ताकि सर्वग्राह हो सके। सर्वप्रथम उन 20 शहीदों को जिन्होंने लद्दाख के बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आई सैल्यूट देम। तो मिठाई वाला पाठ ये भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है और इन्होंने कहा है, बताया है कि जीवन में बच्चों के बगैर, बच्चों की किलकारियाँ के बगैर घर के अंदर सूना सूना लगता है। इसलिए घर में बच्चों का होना प्रसन्नता का प्रतीक है। उनको अच्छी तरह से देख रेख करनी, उनको अच्छी तरह से देख रेख करना हम सभी का कर्तव्य है। तो आइए, मिठाई वाला पाठ ज़्यादा समय न लेती हुई 7वीं वसंत भाग 2 में संकलित है। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरी वाक्य को वे ऐसे विचित्र किंतु मादक स्वर ढंग, मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाली एक बार अस्थिर हो उठती। उसकी स्नेहाभिसिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियाँ और उनकी अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे वैसे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगती। पूछती, इच्छका दाम क्या है? और इच्छका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है?
कैसे दे गया है वह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। राय बहादुर की 2 बच्चों के नाम बताइए। चुन्नू और मुन्नू। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता। साफा क्या होता है? साफा सर पे जो बांधा जाता है, उसे साफा कहते हैं। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ये पाठ, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर वही है वो एक उस्ताद। उस्ताद माने जो बहुत ज्ञान रखता हो, प्रशिक्षित हो। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गलियों में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। मधुर माने मोहक, मीठा, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी का अर्थ है पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ गया। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। ये तोतली भाषा है। मुरली वाला हर्ष गदगद होता बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अतिप्रभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछी तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़े। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 उठाओ, 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता।
ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी न चाहिए, वह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसा, अच्छा ये तुम्हारे लिए है, पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से पैसे नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने अच्छी बात बताई ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास जाओ। अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से आप ये मुरली वाला पाठ पढ़ रहे हैं। तो आगे क्यों बढ़ जाता था, दूसरों को बेचने के लिए बढ़ जाता था। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारे इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए तो सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसकी बच्ची के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजाद निलंबित केश रास सुखा ही रही थी। इस समय नीचे की गली सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई। आजाद निलंबित घुटनों तक केश जिसके लटके हों, घुटनों तक लटके बालों को आजाद निलंबित कहते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ऐ मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती। कितनी दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। इस तरह से पाठ आगे बढ़ता है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता है, इतना भी देता हूँ, ये अब तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे, ये आप पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भाव डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह इससे और भी कुछ बातें कुछ निकला स्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ,
उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न हुआ, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इस तरह से ये बातें किसने कही? रोहिणी ने। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उस समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। दादी प्राण निकाले नहीं निकली, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे होंगे ही। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है वह इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न न अपने पैसे लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आपने देखा कि किस तरह से पाठ में रोचकता है। पाठ ये बच्चों को बहलाने वाला है, बच्चों की बातें करने वाला है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता होगा? क्योंकि मिठाई वाला बच्चों से प्यार करता था, इसलिए बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें बेचता था। समय समय पर अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले जाते थे। मिठाई वाला मधुर ढंग से गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सुनने वाले एक बार आस्थिर होते। उसे स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे। मुरली वाला वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। खिलौने वाले के आने पर क्यों बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले का मधुर स्वर सुनते ही निकट की मकानों में हलचल मच जाती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पूछने लगते, इच्छ का दाम क्या है और इस इच्छ का दाम क्या है? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मुरली वाले और खिलौने वाले दोनों की आवाज़ में समानता थी, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में स्मरण हो आया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो उठा? उत्तर, उसने इस व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। दुर्भाग्य से उसने अपने परिवार के लोगों को खोया था। इस प्रकार अलग अलग व्यवसायों को अपनाकर बच्चों से मिलजुल जाता था और इस तरह के जीवन में कभी अपने उन बच्चों की एक झलक पाने के लिए मिल जाती थी। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? रोहिणी ने मिठाई वाले से उसके परिवार के संबंध में पूछताछ करके सहानुभूति दिखाई। रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को देखते ही मिठाई वाले को अपने बच्चे याद आ गए, इसलिए पैसे लिए बिना ही वे चला गया। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? भारतीय समाज में शादीशुदा स्त्रियां पराये पुरुष के सामने नहीं आती, चिक के पीछे से बात करती। आज भी ऐसा करने वाली हैं। मेरी राय में आवश्यकता अनुसार ये सही हो सकता है।
तो मैंने आपको मिठाई वाले की प्रश्नोत्तर भी बताए और मैंने शब्दार्थ बताने का और प्रयास कर रहा हूँ। शब्दार्थ देख लीजिए, इसके शब्दार्थ हैं। आपने कठिन शब्दों के बारे में आपने देखा होगा कि आजानुलंबित माने घुटनों तक लंबे बाल रखने वाली स्त्री को आजानुलंबित बाल वाली कहती हैं। चुन्नू मुन्नू कौन थे? चुन्नू मुन्नू राय बहादुर जी के पुत्र थे और रोहिणी के पुत्र थे। यहाँ पर आपने क्या समझा पाठ से? तो पाठ में बच्चों के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में जो अपने बच्चों को खो चुका है, उसकी मना स्थिति के बारे में हम लोगों ने जानकारी की। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। आज 20 जून 2020 को आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।